एक हमेशा कांग्रेस पे इल्जाम रहा नेपोटिज्म का कि भाई आप परिवारवाद की राजनीति करते हो। उस परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए राहुल जी ने एक मुहिम चलाई थी कि जो भी काबिल है, जो योग्य है, वो अपना नामांकन भरो, चुनाव लड़ो और जीत के आओ। पहले जो लिस्ट आई है 11 कैंडिडेटों की, उसमें 8 चेहरे वो थे जो कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में गए हैं। तो जो हमेशा हम एक बात कहते आए हैं कि नेता कांग्रेस ही बनाती है और उसे हाईजैक कभी ना कभी आम आदमी या बीजेपी कर ले। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से 5 साल बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सब कांग्रेस में वापसी करेंगे। आप स्कूलिंग उठा लो, आप हेल्थ उठा लो, आप अपनी मर्जी का कोई भी सेक्टर उठा लो, और मैं आपको दावे के साथ लिख के कहता हूँ कि पिछले 10 सालों में अगर एक सिंगल नया प्रोजेक्ट महरौली में आया हो, मैंने तो बकायदा नरेश यादव जी को लेटर लिखा कि मुझे इन 10 चीजों का जवाब दो, आपने अपने 10 साल के कार्यकाल में क्या किया, और उनके पास उन बातों का कोई जवाब नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति की लड़ाई आज पार्लियामेंट में चल रही है, और इस बात कहने में मुझे कोई अनुशोक्ति नहीं है कि यह लड़ाई में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ही जीतेगा। मनुस्मृति कभी संविधान की जगह नहीं ले सकती। मुख्यमंत्री जेल में, डिप्टी सीएम जेल में, हेल्थ मिनिस्टर जेल में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया, SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये तो खुद ये दिखाते हैं कि ये कितनी विफल सरकार रही है 10 सालों। देखिए, जिसकी जो किस्मत होगी वो सरकार बनाएगा, पर मैं आपको ये बात अपनी पार्टी आला कमान के बिहाफ पे भी आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये नहीं होगा। हमने एक बार इन भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ जरूर मिलाया था, पर उसके बाद हमें समझ आ गया कि ये लोग ठीक नहीं। शिक्षित भी, दमदार भी, युवा चेहरा, नया चेहरा। महरौली में अगर आप जाते हैं तो आजकल आपको यही पोस्टर दिखेगा जिसमें नाम लिखा होगा दुष्यंत सेजवाल। कांग्रेस से एक युवा चेहरा आजकल चर्चा में है महरौली में, और एक तरह से कहें तो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में दावेदारी भी है। तो आइए, आज हमारे साथ हैं दुष्यंत सेजवाल जी, और इनसे बातें करते हैं। दुष्यंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरों का अड्डा में। धन्यवाद भैया। दुष्यंत जी, इस समय आप जो है दिल्ली के यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं जी और आप इसमें सेलेक्ट हुए हैं, बाकायदा आपका चुनाव हुआ और आए। जी जी तो राजनीति में एक नया युवा चेहरा, खासतौर से कांग्रेस की बात करें तो अभी कहा जाए तो इनके जो सर्वोच्च जो कहा जाए अगर नेता राहुल गांधी हैं, वो भी एक युवा चेहरे के रूप में ही प्रोजेक्ट होते हैं, और उसमें आप एक युवा चेहरा। तो आप अपने आप को जो है किस तरीके से देखते हैं एक युवा चेहरा के रूप में कांग्रेस में? देखिए, ये सोच राहुल गांधी जी की ही थी। उन्होंने एक ये अपना बेबी प्लान निकाला था कि हमारे जितने भी फ्रंटल्स है, चाहे NSUI हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, उसमें उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कराएंगे, कि हम मेंबरशिप के थ्रू, कि क्योंकि एक हमेशा कांग्रेस पे इल्जाम रहा नेपोटिज्म का कि भाई आप परिवारवाद की राजनीति करते हो। उस परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए राहुल जी ने एक मुहिम चलाई थी कि जो भी काबिल है, जो योग्य है, वो अपना नामांकन भरो, चुनाव लड़ो और जीत के आओ। तो उसी माध्यम से, क्योंकि मैं एक गैर राजनीतिक परिवार से आता हूँ, वहां पे मैंने अपनी जगह बनाई। तो ये राहुल जी की ही सोच थी कि उस चुनाव में मैंने अपना नामांकन भरा। आज से पहले मैं 7 साल पहले NSUI में भी इलेक्ट होके ही जनरल सेक्रेटरी का चुनाव जीता था। अच्छा, आपकी मतलब अगर कहा जाए तो राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है वो NSUI से हुई है? जी, मेरे छात्र राजनीति की शुरुआत NSUI में 2013 से हुई थी, जब मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में चुनाव जीता था। कौन सा कॉलेज था वो? जी, मैं दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, और वहाँ पे मैं रिकॉर्ड मार्जिन आज भी जो बरकरार है, 2000 वोट के मार्जिन से चुनाव जीता था कॉलेज। तो इस समय जो है अगर कहा जाए, अब अगर वर्तमान की बात करें, छात्र राजनीति से आप आए हैं और युवा चेहरे के रूप में आप प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो महरौली में अभी जिस तरीके से कहा जाए तो दिल्ली इलेक्शन को लेके जो गर्मा गर्मी चल रही है, गहमा गहमी है, आज ही जो है आम आदमी पार्टी ने जो वर्तमान विधायक थे उनका टिकट काट के महेंद्र चौधरी को टिकट दिया है, नरेश यादव की टिकट काट के। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की विफलता को दिखाता है कि उनके 2 बार के सिटिंग विधायक, क्या आम आदमी पार्टी को अपने सिटिंग विधायक जो कि 10 साल से जनता के लिए सेवा कर रहे थे, महरौली विधानसभा में विधायक चुन के आ रहे थे, उन पे इतना भरोसा नहीं था कि उनको तीसरी बार चुनाव में उतारा जाए। टिकट दे के उनका टिकट काटा गया। ये केजरीवाल के डर को दर्शाता है। रही बात महेंद्र चौधरी की, तो वो भी कांग्रेस का ही प्रोडक्ट है। जैसे कि हम आप जानते हैं कि अभी जो 21 चेहरों की लिस्ट आई थी, पहले भी आम आदमी पार्टी की पहले जो लिस्ट आई है 11 कैंडिडेटों की,
उसमें 8 चेहरे वो थे जो कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में गए हैं। हम्म, तो जो हमेशा हम एक बात कहते आए हैं कि नेता कांग्रेस ही बनाती है, पर उसे हाईजैक कभी ना कभी आम आदमी या बीजेपी कर लेती है। तो ये अपने आप में आज आप नहीं मानते कि कांग्रेस के लिए चिंतन की स्थिति है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि दिल्ली में कहा जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से अभी तक, जो अगर 2014-15 की बात करें और फिर जो है 2020 की बात करें, दोनों बार जो है परफॉर्मेंस बिल्कुल शून्य रहा। जी। और यहाँ से जो आप कह रहे हैं नेता बनाए जाते हैं, लेकिन यही नेता जो है बार बार छोड़ के जो है या तो आम आदमी पार्टी में चले जा रहे हैं और कांग्रेस में चले या बीजेपी में चले जा रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की कुछ कमी है जिस कारण से ऐसा हो रहा है? देखिए, हर आदमी जो भी राजनीति में है वो अपना पर्सनल बेनिफिट कहीं ना कहीं देखता है, ठीक है। तो आज पार्टी का संघर्ष का समय है, पर देखिए ये एक मर्यादा की बात होती है कि जब किसी का संघर्ष का समय होता है तो उसको छोड़ के नहीं जाया जाता, उनके साथ खड़ा हुआ जाता है। ठीक है, जो छोड़ के चले गए आज उनकी भी जिम्मेदारी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से 5 साल बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सब कांग्रेस में वापसी करेंगे, पर जब ये वापस आएंगे जब हम इनका उन्हीं सम्मान से वेलकम भी करेंगे। पर ठीक है, वो उनकी अपनी कोई परिस्थिति रही होगी, कोई अपनी मजबूरी रही होगी जो वो छोड़ के वहां चले गए। तो अच्छा चलिए, मैं मेहरौली से ही एक सवाल और आपको करता हूँ कि अगर आप जो है एक तरह से, मैं अभी आपको एक मान रहा हूँ प्रमुख दावेदार के रूप में कांग्रेस की ओर से कि आप जो है टिकट के दावेदार हैं, तो आपको वो कौन से मुद्दे नजर आते हैं जहां पर जिन मुद्दों को आप जो है मेहरौली में चुनाव के दौरान उठाना चाहेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे इतने हैं कि आप शायद मैं आज अभी आपको पेपर पेन लेके भी गिनाना शुरू करूं तो शायद कितने ही मैं आपको मुद्दे गिना दूंगा। नहीं, 2-4-5 ऐसे मुद्दे मैं आपको बताता हूँ। खासतौर से जनता से जुड़े हों। मैं स्टार्टिंग अपने गांव से करता हूँ, लाडू सराय गांव से, जहाँ का मैं निवासी हूँ। वहाँ सड़कों का, गलियों का जो हाल है, अगर आप आज जाओगे तो आप वहाँ देखोगे कि गलियां तो सिर्फ नाम की रह गई हैं। पिछले 3-3 साल से सड़कें टूटी पड़ी हुई है। हम जाते हैं तो विधायक बोलता है निगम पार्षद का काम है, निगम पार्षद बोलता है विधायक का काम है, जल बोर्ड ने खोदा था, एमसीडी ने तो किया ही नहीं, ठीक है। अब विधायक भी आम आदमी पार्टी का है, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है, तो कहीं तो ये होता है कि डबल इंजन की सरकार आप चला रहे हो तो काम जल्दी जल्दी जनता के होते हैं। पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि यहाँ पे विधायक, निगम पार्षद दोनों एक पार्टी का होने के बाद भी इनकी आपसी तालमेल ना मिलने की वजह से जनता क्यों परेशान है। आप सड़कों को देखिए, स्ट्रीट लाइट, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी, आपको भी बाद में दिखाऊंगा कि मैंने काफी उसमें आवाज उठाई उसके बारे में। शाम के टाइम जिस रोड से लोग पार्क की तरफ जाते हैं वो एक डार्क स्पॉट बन जाता है रात को, स्ट्रीट लाइटें तक वहां पे नहीं है। कहने को हम साउथ दिल्ली में रह रहे हैं, पर साउथ दिल्ली पे आज विकास के नाम पे क्या है? एक नया हॉस्पिटल, एक नया स्कूल हमारी विधानसभा में नहीं खुला। स्कूल, हॉस्पिटल बहुत बड़ी बात है, एक अंडरपास, एक फ्लाईओवर तक नहीं बना। क्यों नहीं बना? जनता ने अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया। लेकिन फिर वो कौन सी कमियां हैं जिसके कारण से कहा जाए तो आप जो मुद्दे गिना रहे हैं इन सब के होने के बावजूद कांग्रेस कहाँ पिछड़ रही है? देखिए, 10 साल लोगों को इन्होंने बहकाया, फ्रीबीज के नाम पे बहकाया कि हम आपको फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं। आज मैं आपको बिजली के बिल दिखाता हूँ। मैं पिछले 6 महीने से लगातार क्लस्टरों में जा रहा हूँ, किसी की बिजली फ्री नहीं है, किसी का पानी फ्री नहीं है। बिजली पे जो ये सब्सिडी देते थे वो सब्सिडी को भी इन्होंने खत्म कर दिया। लोगों को फ्री बीज का इन्होंने एक ऐसा जाल दिखाया कि लोग उस में लुप्त हो गए कि भैया यही हमारा वो है। जब शीला जी की सरकार होती थी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, हम डेवलपमेंट की बात करते थे, हम ग्रोथ की बात करते थे। आज ये राजनीति करते हैं फ्री बीज की कि हम ये फ्री दे देंगे। अब इन्होंने एक नया वो चलाया है कि हम महिला सम्मान 1000 रुपए हर महीने देंगे। क्यों भाई, हमारी महिला इतनी कमजोर है कि आप उसे 1000 रुपए महीना लगा के आप उनको सहारा लगाओ? 2100 उन्होंने कहा चुनाव जीतने के बाद देंगे, अभी 1000 देंगे। जहां पे कांग्रेस सशक्त महिला करने की बात करते कि हम उनको रोजगार देंगे, ये रोजगार की बात नहीं करते क्योंकि इनको पता है जब आदमी सक्षम हो जाएगा तो वो इन झांसों में नहीं फंसेगा। ये उनको 1000 रुपए देने की बातें करते हैं। तो ये ऐसे लुभावने वादे, जनता ठीक है एक बारी पागल बनती है, 2 बार वादे होते हैं, पर अब हर आदमी को समझ आ चुका है कि कांग्रेस ही थी जो सच में लोगों के बारे में सोचती थी, जनता के बारे में सोचती थी। तो मेहरौली में आपको कौन सी चीज लग रही है जहाँ पे कि लग रहा है कि यहाँ विकास बिल्कुल नहीं हुआ है? वो सेक्टर कौन सा है, कहाँ पे नजर आता है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर उठा लीजिए,
आप स्कूलिंग उठा लो, आप हेल्थ उठा लो, आप अपनी मर्जी का कोई भी सेक्टर उठा लो, और मैं आपको दावे के साथ लिख के कहता हूँ कि पिछले 10 सालों में अगर एक सिंगल नया प्रोजेक्ट महरौली में आया हो तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। मैंने तो बकायदा नरेश यादव जी को लेटर लिखा, मैंने बकायदा उनके पैम्पलेट पोस्टर तक लगाए, उसमें 10 चीजें मैंने लिखी कि मुझे इन 10 चीजों का जवाब दो, आपने अपने 10 साल के कार्यकाल में क्या किया, और उनके पास उन बातों का कोई जवाब नहीं। चलिए ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, अब मैं राहुल गांधी की बात करूंगा, जिस तरह से वो यूथ की बात करते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर जैसे संसद भवन में जो है कल ही जो है धक्का मुक्की हुई है, और जिस तरह मतलब धक्का मुक्की होने का काफ़ी चर्चाएं रही। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे, संविधान को लेकर जिस तरीके से अभी हड़ताल, मतलब बार बार जो है कहा जाता है संसद नहीं चलने दिया जाता, धरना प्रदर्शन होता है, और इस चीज़ को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, हम जो पिछले 2 बार से लैग कर रहे थे ना, वो एक सशक्त ऑपोजिशन को लैग कर रहे थे पार्लियामेंट में। एक सशक्त ऑपोजिशन ना होने की वजह से ही इस सरकार ने जो इनके मन में आया वो पास किया, जो इनके मन में आया वो फंड किया, जो इनके मन में आया वो अलॉट किया। जिस दिन से अब ये सेशन शुरू हुआ है, इनसे एक ही तो जवाब मांगा जा रहा है ना कि अडानी पे जब आपने अमेरिका के कोर्ट ने, जब हिंदुस्तान के कोर्ट तो उनको खिलाफ बोल ही नहीं सकते क्योंकि जुडिशरी सभी अपनी जेब में करके रखती है बीजेपी। जब अडानी को अमेरिका के कोर्ट ने सजा दे दी है तो हिंदुस्तान की सरकार क्यों उनका संरक्षण कर रही है, यही तो सवाल पूछा राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में। तो उसका जवाब देने की बजाय वहां पे अमित शाह हमारे गृह मंत्री होके वहां पे क्या बोल रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये तुम लोगों ने एक फैशन बना लिया है। अरे अंबेडकर एक फैशन थोड़ी ना है, अंबेडकर तो एक परंपरा है, अंबेडकर तो इस देश का एक विभिन्न हिस्सा है भाई। आप उनको कैसे दरकिनार कर सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति की लड़ाई आज पार्लियामेंट में चल रही है, और इस बात कहने में मुझे कोई अनुशोक्ति नहीं है कि यह लड़ाई में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ही जीतेगा, मनुस्मृति कभी संविधान की जगह नहीं ले सकती। चलिए ठीक है, वापस जो है महरौली के मुद्दों पे आते हैं। और अभी जो है वहाँ पे अगर माना जाए तो प्रमुख दावेदार के रूप में जो है उस सीट के लिए तो आम आदमी पार्टी है, दूसरा उधर से भाजपा भी है, और फिर कांग्रेस। आप कांग्रेस को जो है महरौली में कहाँ देखते हैं? देखिए, महरौली हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। मैं आपको 2015-2020 की भी अगर बात करूं तो आप अगर दिल्ली में स्टैट्स उठाओगे तो ठीक है, बहुत सीटें ऐसी थी जहां पे हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा था, पर उस खराब समय में भी महरौली का कोई भी कैंडिडेट कभी इतनी बुरी तरीके से चुनाव नहीं आ रहा। 2015 में आप देखोगे तो हमारे कैंडिडेट को 30,000 वोट मिली थी, और जो जीता था उन्हें 40,000 वोट मिली थी। तो ठीक है, हम बेशक पायदान पे तीसरे नंबर पे थे, पर वोट डिफरेंस हमारा सारा ही 10,000 वोट का था। तो वो समय के साथ हम बढ़ते जा रहे हैं, और इस बार हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट वहां से जीत के आएगा। उसमें आप अपने आप को कितना अभी लेके चल रहे हैं कि आपकी दावेदारी और आपको टिकट मिलने की संभावना कितनी नजर आती है? देखिए, हम राहुल गांधी जी के सिपाही, हम यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। यूथ कांग्रेस से हमें आश्वासन है कि ठीक है, हमारी टिकट की लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर हमें टिकट मिलती है, अगर पार्टी मुझे मौका देती है, तो ये बात मैं आपके चैनल के थ्रू बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे कोई आम आदमी का हो, चाहे कोई बीजेपी का हो, हम उनसे पूरी तरह टक्कर लेने को तैयार हैं, और हम जीत के आएंगे। अगर मैं आपसे एक कहूँ कि जो शीला दीक्षित की सरकार थी और आज जो केजरीवाल जी की सरकार है 10 साल की, पहले जो लगभग 15 साल के आसपास जो है उनकी सरकार है शीला दीक्षित, मतलब कांग्रेस की सरकार है, आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी उम्र 29 साल है। जब मैंने पहली बार वोट दिया था वो 2013 के चुनाव में दिया था, 2013 दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, जब केजरीवाल की नई नई पार्टी ज्वाइन हुई थी। ठीक है, मैं खुद उन लोगों में से था जो केजरीवाल के अंदर आंदोलन में वहां पहुंचा था, क्योंकि हमें भी ये लगता था कि पता नहीं क्या एक नया परिवर्तन समाज में आने वाला है। मन से कांग्रेसी होने के बावजूद मैं उस आंदोलन में गया था। पर जब इनकी सरकार बनी, ये किन मुद्दों पे सरकार में आए थे? जन लोकपाल लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, आम आदमी की तरह आम आदमी की सरकार चलाएंगे। आज आप देखिए, शीश महल बन रहे हैं, जन लोकपाल का तो कोई अता पता ही नहीं है।
भ्रष्टाचार में ये इतने लुप्त हैं कि शराब घोटाला, डीटीसी स्कैम, दिल्ली जल बोर्ड स्कैम, बीएससीएस स्कैम, मतलब जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसी में स्कैम की खबरें रोज बाहर निकल के आ रही हैं। मुख्यमंत्री जेल में, डेप्यूटी सीएम जेल में, हेल्थ मिनिस्टर जेल में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया, एससी एसटी वेलफेयर मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये तो खुद ये दिखाते हैं कि ये कितनी विफल सरकार रही है 10 सालों में। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा, आप जवाब दे रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता होते हैं, जो जवाब देते हैं, जो आरोप लगाते हैं, आप उन्हीं आरोपों को लगा रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं आप जो है कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस में भी है। तो यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब जरूरत जब ये दिल्ली की बात हो रही है तो आप वही सारी भाजपा की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे आरोप भाजपा भी लगाती है। देखिए, जब बात आरोप प्रत्यारोप की है तो ऐसा है कि भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, देखिए दिल्ली के जो हालात आज के समय में है वो किसी से छुपे नहीं है। आज 2013 से पहले के आप दिल्ली को कंपेयर करो, वहां पे ग्रोथ की बात हो रही थी, रोज एक नया हॉस्पिटल खुल रहा था। शीला जी को, सरकार को क्यों लोग कहते थे कि शीला वाली दिल्ली, वो इसीलिए कहा जाता था ना क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ध्यान था जितना शायद कभी किसी सरकार का रहा हो। ठीक है, फ्लाईओवर की आप बात कीजिए, आप अंडर ब्रिज की बात कीजिए, आप हॉस्पिटल की बात कीजिए, आप स्कूल्स की बात कीजिए, रोज नए नए खुलते थे। इनसे क्या हो रहा है, ये तो रेनोवेशन भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, इंडिया अलायंस में हमारे साथी ये रहे, पर हरियाणा चुनाव तो हम अलग अलग लड़े। ठीक है, दिल्ली विधानसभा चुनाव हम अलग अलग लड़ रहे हैं। ठीक है, जब एक नेशनल मुद्दे की बात आती है तो नेशनल मुद्दे पे हम बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति के कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है, कल भी रहेंगे। क्योंकि कांग्रेस तो राहुल गांधी जी जैसे कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने हमारे जैसे लोग, उनके तो जो हम सेवादार हैं, हम गली गली घूम ही रहे हैं। पर जब बीजेपी के साथ लड़ने की बात आएगी, ध्रुवीकरण की राजनीति की बात आएगी, तो जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो मोस्ट वेलकम है। कांग्रेस तो नहीं आम आदमी पार्टी के पास गई कि आप इंडिया अलायंस का ये हिस्सा बन जाइए। आम आदमी पार्टी ने खुद आगे से आगे एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम आपके साथ इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। कल को अगर बीजेपी भी आके हमारे साथ जुड़ जाए तो हम उनको भी मना नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा सिचुएशन जो 2014 में बना था कि वहां पे आम आदमी पार्टी को समर्थन की जरूरत पड़ी थी और कांग्रेस ने समर्थन दिया था, अगर ऐसी सिचुएशन कुछ बनती है तो क्या फिर से आप वही चीज दोहराने की, मतलब आपकी कम नजरिए जाने तो क्या आप फिर से वही दोहराने की कोशिश? नहीं, हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। एक बार हमने वो गलती करके देखी है, हम दोबारा इस भ्रष्टाचारी सरकार का हिस्सा कभी भी नहीं बनेंगे। चाहे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको लगे कि अगर न बनाए तो भाजपा सरकार बना सकती है, फिर भी आप नहीं? देखिए, ये सरकार बनाना बड़ा किस्मत का अपना खेल होता है। ये तो आप और मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हाइपोथेटिकल सवाल है। तो देखिए, जिसकी जो किस्मत होगी वो सरकार बनाएगा, पर मैं आपको ये बात अपनी पार्टी आला कमान के बिहाफ पे भी आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये नहीं होगा। हमने एक बार इन भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ जरूर मिलाया था, पर उसके बाद हमें समझ आ गया कि ये लोग ठीक नहीं। चलिए, मैं जो है आपकी दावेदारी को लेकर जो बात कर रहा हूँ, अगर आपको टिकट मिलता है तो आप मेहरौली की जनता को हमारे खबरों के अड्डा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मैं चाहूंगा कि आप जो है हमारे कैमरे के सामने देखकर आप मेहरौली की जनता से 2 शब्द जरूर बोलें। देखिए, मेहरौली एक ऐसा शहर रहा है जिसका एक इतिहास रहा है, एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मेहरौली को आप देखोगे तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कम्युनिटी का लोग साथ रहता है और बड़ा खुश रहता है। आज जो हमारे 10 साल से विधायक रहे नरेश यादव जी, उन पे आरोप रहा कि वो कुरान के पन्ने फाड़ रहे हैं, उनको पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा भी सुनाई उस मामले में। तो कहीं पे हमको खबर आती है किसी निगम पार्षद ने एक आर्कियोलॉजिकल साइट पे कब्जा कर लिया, जिनको अब आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार भी बना दिया है। तो पहले हमारी मेहरौली बहुत एक खुशहाल मेहरौली थी, एक डेवलपिंग मेहरौली थी। पर आज केजरीवाल का चाहे निगम पार्षद हो चाहे विधायक हो, सबने सिर्फ मेहरौली को बदनाम करने का एक काम किया है। और मैं मेहरौली के एक एक निवासी को यह वादा करना चाहता हूँ कि आपका पिछले 10 साल से रुका हुआ कोई भी काम, चाहे वो सड़क हो चाहे कोई हो, क्योंकि मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, मैं कोई हवाई नेता नहीं हूँ जो मैं यहाँ पे लैंड हो रहा हूँ। बचपन से मैं इन्हीं गलियों में घूमा हूँ और बचपन से मैंने आप लोगों की परेशानियों को देखा है। तो वो एक एक परेशानी को मैं अपनी परेशानी समझ के दूर करूंगा। और जिस मेहरौली में ऐसा ऐतिहासिक फूल वालों की सैर जैसा प्रोग्राम होता है जो हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाता है, जिसमें हमारे उस समय पे जवाहरलाल नेहरू जी आया करते थे, आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी आते हैं, हमारे गवर्नर साहब आते हैं, यहाँ पे एलजी साहब आते हैं।
उस महरौली में ये लोग ध्रुवीकरण को लाना चाहते हैं कि ऐसे आदमी को उन्होंने चुनाव लड़ाने की कोशिश की थी जिसको जो हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पे कर रहा है। तो मैं लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस सबसे दूर आपको ले जाके ध्रुवीकरण, नफरत, भ्रष्टाचार, लैंड ग्रैबिंग, इन सब से आपको दूर ले जाके एक डेवलपिंग महरौली का आपको वादा करता हूं। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। खबरों का अड्डा की टीम को आपने समय दिया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद भैया। तो ये थे दुष्यंत सेजवाल। अगले एपिसोड में हम किसी और शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।